नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। एज पर आवर स्ट्रेटेजी हम आज क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पूरा जो लेक्चर है वो एक वीडियो में ना देने की बजाय मैं आपको पार्ट वाइज फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वो आपको थंबनेल में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पहला पार्ट, जिसमें कि हमारे चैप्टर की बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग कहां से होती है? एक बहुत छोटे से टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कई बार पूछ लिया गया है, बाकी के आगे जो चैप्टर्स आते हैं उनमें भी फिजिकल और केमिकल चेंज का जिक्र किया गया है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आपको नोट्स बना के देते जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप प्रॉपर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये आपके सीबीएसई एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए, तो क्या होता है फिजिकल चेंज? अगर आपसे बात की जाए कि क्या होता है फिजिकल चेंज, तो एक ऐसा चेंज, कोई भी ऐसा चेंज जिसमें हम प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करते हैं, तो वो जो चेंज कहलाता है वो कैसा चेंज कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, मैंने सिंपली इसको टर्न आउट कर दिया, मैंने इसको सिंपली फाड़ दिया। ये मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज किया है। क्या यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं। मैं इसको वापस से जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल। तो ये जो चेंज कहलाता है, ये कैसा चेंज कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा चीज है। जो सबसे पहला कीवर्ड जो मेरे से अगर कभी कोई पूछेगा कि फिजिकल चेंज क्या है, तो दे आर रिवर्सिबल चेंज। कैसे चेंज होते हैं दोस्तों? ये ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंज कहलाते हैं। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूंगा केमिकल चेंज की, तो दोस चेंज जिनको कि हम वापस उनके इनिशियल स्टेट में वापस नहीं ला सकते, वो चेंज क्या कहलाएंगे? केमिकल चेंज कहलाएंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं दे आर इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है दोस्तों। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे बिल्कुल आराम से बहुत कॉमन एग्जांपल लेके चलेंगे। पानी लिया, उसको मैंने फ्रीजर में रख के आइस में कन्वर्ट कर दिया। क्या यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं। पानी जो पहले लिक्विड फॉर्म में था वही अब किस में कन्वर्ट हो गया है? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ऐसे चेंज जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है वो कहलाते हैं हमारे फिजिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं केमिकल चेंज की, तो एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल, मिल्क था, मिल्क में मैंने कुछ चीजें ऐड करी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो रहता है उसने अपना फंक्शन किया और उसके बाद मिल्क को उसने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों? कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैं आपसे कह सकता हूं रस्टिंग ऑफ आयरन। किसके बारे में मैं कह सकता हूं? रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन को आपने एयर के साथ ओपन मॉइस्चर में एक्सपोज किया, तो जो आयरन होता है उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है जो कि उस आयरन की कॉम्पैक्टिबिलिटी को खराब कर देती है। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। वो रिवर्सिबल नहीं होता। हम रस्टेड आयरन से प्योर आयरन नहीं बना सकते। सिमिलरली हम कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। तो ऐसे चेंज क्या कहलाएंगे? हमारे केमिकल चेंज कहलाएंगे। ठीक है। तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज फॉर्म। चलिए एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल बहुत नॉर्मल सा, वाटर टू आइस, आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, आइस टू वाटर। ठीक है दोस्तों, रिवर्सिबल है। एक एग्जांपल है, समझ में भी बहुत जल्दी आता है। पानी को फ्रिज में रखा, आइस बन गया, आइस को वापस से बाहर निकालोगे, वापस से पानी बन जाएगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। वहीं अगर मैं यहाँ बात करूं एग्जांपल की, अच्छा वुड को जलाओगे राख बन जाएगी, क्या अपन राख से वापस से वुड बना सकते हैं? लकड़ी नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये कैसा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूंगा एग्जांपल, तो यहाँ मैं लिख सकता हूं मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है दोस्तों। बाकी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आपको मिल जाएंगे, एक्सेट्रा लगा दिया है मैंने यहाँ पे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट्स बना लीजिए। मैं हट जाता हूं। चलिए,
तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। क्या टॉपिक है हमारा? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन नॉर्मल सी चीज, जो हम चेंजेस के बारे में पढ़ा हमने, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। इसमें जो केमिकल चेंज है वो बेसिकली किसी ना किसी रिएक्शन के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? रिएक्शन के थ्रू आता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल के लिए आयरन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आयरन था Fe, उसको मैंने ओपन एयर और वाटर में एक्सपोज कर दिया, ठीक है? तो ये क्या बना देगा? Fe2O3। अच्छा, ये क्या चीज है? रस्ट। ये क्या है हमारा? रस्ट है, ठीक है? तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा, ये क्या थी? केमिकल रिएक्शन थी। सेम अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं, Na क्या होता है? सोडियम मेटल है, मेटल। इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाऊं पानी के साथ तो ये मुझे क्या बना के देगा? NaOH प्लस H2S, ठीक है? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है, ठीक है दोस्तों? ये जितने भी आप टाइप्स देख रहे हैं ये सब क्या है? ये केमिकल रिएक्शंस हैं। बहुत प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है, मैं आपको एक एक से सारे टाइप भी पढ़ाऊंगा। अभी बेसिक से अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन जनरल में होती क्या है, तो केमिकल रिएक्शन को मैं कैसे डिफाइन कर पाऊंगा? मैं आपको एक डेफिनेशन लिख के बता देता हूं इसके। तो केमिकल रिएक्शन की एक जनरल सी डेफिनेशन क्या होगी? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्शंस, ठीक है? टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स। सबसे पहला जो हमारा चीज आएगा, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स। अच्छा, अब यहां पर एक वर्ड आया रिएक्टेंट्स। क्या होते हैं भाई ये रिएक्टेंट्स? किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे सब्सटेंसेस जो कंबाइन होकर कुछ नई चीज बना रहे हैं, या जो डिकम्पोज होकर कुछ नई चीज बना रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है? तो टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन, ऑब्लिक में आप रिएक्ट्स भी लिख सकते हो, कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म, रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, अ न्यू सब्सटेंस। अच्छा, ये जो न्यू सब्सटेंस बना है इसके बारे में क्या है? ये जो न्यू सब्सटेंस है यही क्या कहलाता है हमारा? इसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट यही होगा जो नया सब्सटेंस बना है, ठीक है? इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहते हैं। आ न्यू सब्सटेंस जरूरी नहीं है एक ही न्यू सब्सटेंस बने, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है? कभी कभी एनर्जी भी रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, देन दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? आप फॉर एग्जांपल लिखना चाहते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं सोडियम प्लस वाटर गिव्स, ये गिव्स का साइन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है दोस्तों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, तो गलत बता। चलो, अच्छा, केमिकल रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, डेफिनेशन मिटा देता हूं, ठीक? चलिए, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मान लीजिए हाइड्रोजन का H2 गैस का O2 गैस के साथ, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। इन दोनों गैसेस को जब मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? आप सभी जानते हैं H2 दैट इज वाटर, ठीक है? बैलेंस करना है इसको, बैलेंसिंग में भी आपको सिखाऊंगा, उसके बाद हम जितनी भी रिएक्शंस लिखेंगे वो सारी हम बैलेंस करके लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, हाइड्रोजन जो गैस आपको दिख रही है इसके बारे में नॉर्मल सा सोचिए, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है। अच्छा, अगर ये एज अ फ्यूल यूज हो रहा है इसका मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है इसका मतलब ये एक इनफ्लेमेबल गैस है, ये एक इनफ्लेमेबल गैस है। ऐसी गैस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है वो इनफ्लेमेबल गैस कहलाती है। तो हाइड्रोजन क्या है? इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है? दूसरी गैस के पास आते हैं, ऑक्सीजन।
दूसरी गैस के पास आते हैं, क्या है ये? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन क्या होता है? हमने 8th क्लास में कंबशन के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने सीधा टॉपिक पढ़ा है कि द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन इज प्रेजेंस ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, और एयर में भी कौन सी गैस का होना जरूरी है? ऑक्सीजन का होना। अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पर कंबशन नहीं होगा। मतलब अगर विदाउट ऑक्सीजन हम किसी भी चीज को बर्न करना चाहें तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो इन दोनों से प्रोडक्ट बना, वो कौन बना? वाटर। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का यूज आग जलाने के लिए कर सकते हैं, ऑक्सीजन का यूज आग जलाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वाटर का यूज जो किया जाता है वो आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए, ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिले तो इन्होंने क्या करा? रिएक्शन की। रिएक्शन करने से जो इनका प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट ना तो इसकी खुद की प्रॉपर्टीज कैरी कर रहा था, ना इसकी प्रॉपर्टीज कैरी कर रहा था, उसके पास एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम अगर दो प्रोडक्ट को मिलाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उसके जैसी प्रॉपर्टी रखे, वो उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है। चलिए, बाकी का इसी रिएक्शन में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, यही हमारे क्या है? यही हमारे रिएक्टेंट्स हैं। और ये वाले जो साइड बनती है हमारी, ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली इसके पहले हमने जो एक रिएक्शन देखी थी जहां पर हमने सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था, और उधर हमारा क्या बना था? NaOH, जो कि एक बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वो और उसके साथ जो हाइड्रोजन गैस निकली थी वो दोनों प्रोडक्ट साइड हो जाएगा, और इधर हमारा रिएक्टेंट साइड होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बारे में और क्या चीजें पूछी जाती हैं अगर सिर्फ मैं केमिकल रिएक्शन से बोलूं? सबसे पहली चीज तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स में लिख सकते हैं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसमें हमें सिर्फ कितना देखना है? चेंज इन कलर। मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, विजिबल होगा, चेंज इन कलर। दूसरा इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, तीसरा अगर कोई नई गैस फॉर्म हो रही है ना, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गैस। चौथा और क्या लिखना चाहूंगा मैं? अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं चेंज इन प्रॉपर्टीज। पांचवा मैं लिखना चाहूं चेंज इन स्मेल, जिसको कि मैं अदर वर्ड्स में कहूं तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गैस ही होगा, चेंज इन स्मेल। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज हुई है वो क्या होगा? हमारा एक केमिकल रिएक्शन होगा। आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इससे। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपके लिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इससे। तो चलिए, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? अभी हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में एक लिखना जिसे हम कहते हैं, वही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। एक नॉर्मल सी रिएक्शन है। मैं बार बार इसी रिएक्शन का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आसानी से याद हो जाएगी, आसानी से बैलेंस हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको बहुत सारी रिएक्शन याद करनी है, कंफ्यूजन होता है, तो एक सिंपल रिएक्शन है जिससे हम 4-5 टॉपिक आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने क्या बना के दिया? हमें वाटर बना के दिया। ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और उन्होंने मुझे बनाया वाटर। तो यहाँ पर जो चीज हुई वो क्या हुई? केमिकल रिएक्शन। क्या हुई यहाँ पर? केमिकल रिएक्शन हुई। लेकिन इसी को जब मैं सिंबल्स के फॉर्म में लिख देता हूँ, कैसा रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सिंपल सा, हाइड्रोजन को मैं H2 लिखूंगा, गैस है तो गैस लिख दूंगा, प्लस
ऑक्सीजन को मैं O2 लिखूंगा, गैस है तो गैस लिख दूंगा। इससे जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे वाटर मिलेगा H2O। ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, इसका नाम वाटर हो गया। ये जो मैंने लिखी है आपके सामने क्या लिख दी है, केमिकल इक्वेशन। क्या लिखी है मैंने आपके सामने, केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज अ वर्ड इक्वेशन, व्हाट इज अ स्केलेटल इक्वेशन। मैं लिख देता हूं व्हाट इज अ वर्ड इक्वेशन। ये जो आपके सामने लिखी है सिंपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन। क्या कहलाएगी दोस्तों, वर्ड इक्वेशन। उसके बाद ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको सिंबॉलिक इक्वेशन कहा जाता है। जो हमारी नॉर्मल जो रिएक्शन होती है वो कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज अ स्केलेटन इक्वेशन, व्हाट इज अ स्केलेटन इक्वेशन। अच्छा, स्केलेटन इक्वेशन क्या है, मैं एक एग्जांपल आपके सामने सेम मैंने लिख दिया H प्लस O गिव्स H2, H2 प्लस O2 गिव्स H2। अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिख दिया, ठीक है, इसको मैं बैलेंस और कर देता हूं, पहले आसानी होगी समझने में। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लगाया है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, मुझे 1-2 को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग में आपको अभी पूरी समझाऊंगा। उससे पहले स्केलेटल इक्वेशन में यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है, सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है, जो बन के मिला हमें वो था पानी। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं। क्या आपको पता है हाइड्रोजन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, नहीं। सेम ऑक्सीजन के साथ और सेम वाटर के साथ। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी ना मिले, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी ना मिले, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, हमारी स्केलेटल रिएक्शन कहलाएगी। सिंपल सी चीज है, स्केलेटल के बारे में आप समझते हैं, ढांचा है बस, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक ढांचा है, दिशा दिखा देगा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पे हम फिनिश करते हैं। चलिए, तो अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आइए कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को हम समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन सीबीएसई कई बार पूछ चुका है और प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे स्कूलों के टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, व्हाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी। केमिकल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, इज नेसेसरी, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसलिए आपके सामने डायरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। अच्छा, बैलेंसिंग करने का क्या मतलब है, बैलेंस करना किसी भी इक्वेशन को, मतलब जितने हमने एलएचएस साइड में, एक नॉर्मल सी चीज है, मान लो एक वेट है, वेट मशीन है, और अगर मैं उस पर 10 किलो का वेट रखता हूं तो यहां पर अगर वो 30 किलो दिखाते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस मशीन में। सेम चीज अगर मान लो मैंने 5 केजी लकड़ी को बर्न किया, 5 केजी वुड को बर्न किया, ठीक है, किसको जलाया मैंने, 5 केजी वुड को जलाया, इसके साथ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिली और जो भी इसमें गैस में कन्वर्ट हुआ वो कितना होना चाहिए, 5 केजी कह रहा हूं, जो भी गैस की एसआई यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग हम बात एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चल रहे हैं 10th क्लास के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने 5 केजी वाटर में 2 केजी शुगर मिलाई है, ठीक है, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बनना चाहिए उसका पूरा मास कितना आना चाहिए, पूरा वेट कितना आना चाहिए, उसका आना चाहिए मेरे पास 7 केजी। लेकिन अगर 5 केजी प्लस 2 केजी इक्वल्स टू 11 केजी आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। यही आई होगी सबसे पहली बात दिमाग में, सेम ये चीज पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी। या फिर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे बन गया 6 केजी और यहाँ पे मैं सिर्फ 5 केजी का यूज कर रहा हूँ, इसको जला रहा हूँ, ये कुछ भी कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, कभी नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब हमें केमिकल इक्वेशन को हमेशा क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। आइए सीखते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके लिए मैं आंसर बता रहा हूं आपको, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक नॉर्मल सी चीज, नॉर्मल से स्टेटमेंट दिया इन्होंने, क्या दिया, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। ऐसा मतलब जैसे हमने लकड़ी को जलाया, हमने एक इतने बड़े लकड़ी के गट्ठे को 1 केजी के गट्ठे को मैंने जलाया और वो जल के
100, 200, 500 ग्राम राख में कन्वर्ट हो गया होगा, बाकी का वो एयर में गैस में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। जो भी गैस निकली होंगी, CO2, CO, जो भी गैस निकली है उसमें कन्वर्ट हो गया वो। इसका मतलब क्या मैं ये समझ लूं कि इस 1 किलो की लकड़ी को जलाने पर मुझे आधा किलो ही राख मिली, बस? ऐसा नहीं है। केमिकल रिएक्शन में जितना मास आप किसका लोगे, रिएक्टेंट का लोगे, जितना मास आप रिएक्टेंट का लोगे उतना ही मास आपको किसका मिलेगा, प्रोडक्ट का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो बैलेंसिंग के लिए एक नॉर्मल सी चीज, डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैं जल्दी से लिख के बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but can be transferred from one form to other, ठीक है। सिंपल सा आपको इतना स्टेटमेंट देना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब सिर्फ इसी लॉ को फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें बैलेंस करना चाहिए किसको, केमिकल इक्वेशन को। मतलब केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाना है। ये लॉ क्या कहता है, मास ना बनाया जा सकता है ना उसे मिटाया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। इसको मैं प्लेलिस्ट पर जब डालूंगा तो मैं एज अ पार्ट 1 करके डाल दूंगा इसे। क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पार्ट 1 करके जो आएगा वो इस वीडियो में रहेगा। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2, पार्ट 3 जितने मुझसे पॉसिबल होंगे, जितने सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको इस चैप्टर को समझा सकता हूँ उतनी मैं कोशिश करूंगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जिन जिनने भी पहला मेरा जो वीडियो था स्ट्रेटजी का उस पर कमेंट करा, लाइक करा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय हिंद।